हेलो नमस्कार दोस्तों, टीडीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज 29 नवंबर है। 29 नवंबर में आज हम 3 महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करेंगे मेंस और प्री के एस्पेक्ट में। और आज का जो हमारा टॉपिक है मेंस के लिए और प्री का जो क्वेश्चन होगा वो भी इसी से होगा। और टॉपिक है कि लॉस एंड डैमेज फंड जो आपके GS3 इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। फिर दूसरा जो टॉपिक है आपका साइबर हाइजीन और डिजिटल अवेयरनेस है जो GS3 आपके साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। फिर तीसरा है आपका मिलेट्स मिशन और न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो GS3 इकोनॉमी और एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपका है। और इसी से रिलेटेड हम लोग 5 जो है MCQ जो है डिस्कस करेंगे जो आपके UPSC और स्टेट PCS लेवल के होंगे। और ये जो हमारा सीरीज है ये प्री और मेंस दोनों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। इसमें ये है कि एग्ज़ाम का डिमांड जो होता है करंट अफेयर पढ़ने का अप्रोच हमारा कैसा होना चाहिए। इसमें स्टैटिक और डायनेमिक जो है दोनों पोर्शन कवर किया जा रहा है। और इसी तरह हमारा GS का जो UPSC और स्टेट PCS का जो पेपर होता है GS फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और इसी के साथ अगर आपका ऑप्शनल आप UPSC की तैयारी कर रहे हो तो उसमें आप ऑप्शनल का भी जो है अपना अपडेट कर लेंगे इसी के साथ जो है। और जो हमारा डिस्कस करने का अप्रोच होगा मेंस का वह क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में होगा कि जैसे प्रश्न UPSC में पूछे जाते हैं और कैसे हमारा अप्रोच होना चाहिए आंसर राइटिंग का जो है। ठीक है, तो जैसे आज का जो हमारा टॉपिक है लॉस एंड डैमेज फंड। ठीक है, तो ऐसे इस पर कैसे प्रश्न UPSC या स्टेट PCS में पूछे जा सकते हैं मेंस में आपके। तो आइए हम देखते हैं कि प्रश्न हमारा है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के संदर्भ में भारत में लॉस एंड डैमेज फंड का क्या महत्व है। ठीक है, तो इसका क्या भारत के संदर्भ में क्या महत्व है जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के संदर्भ में, तो इसका जो है हमें स्पष्ट करना है। ठीक है, तो इसको शुरुआत कैसे करेंगे हम। तो इंट्रो में होगा हमारा कि वैश्विक तापमान वृद्धि के कारण विकसित देशों की ऐतिहासिक जिम्मेदारी और विकासशील देश की संवेदनशीलता के बीच संतुलन बनाने हेतु लॉस और डैमेज फंड एक अहम वैश्विक तंत्र माना जा रहा है ना। और ये देखिए हमारे इंट्रो का पार्ट होगा, है ना, कि 1-2 लाइन में हम इंट्रो जो है इस तरह शुरुआत कर देंगे, है ना, कि बता देंगे कि जो हमारे जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, इसकी वजह से विकसित और विकास देशों के द्वारा जो है जो लॉस एंड डैमेज फंड का जो स्थापना किया गया है। ठीक है, तो वो कैसे जो है महत्वपूर्ण जो है भूमिका अदा कर सकता है। ठीक है, तो इसको इंट्रो में हम इस तरह शुरुआत कर सकते हैं कि वैश्विक तापमान वृद्धि में के कारण विकसित देशों की ऐतिहासिक जिम्मेदारी और विकासशील देशों के संवेदनशीलता के बीच संतुलन बनाने हेतु लॉस एंड डैमेज फंड एक अहम वैश्विक तंत्र माना जा रहा है। ठीक है, अब आइए हम देखें मुख्य भाग में क्या लिखेंगे। तो अब इसका हम लिखेंगे कि लॉस एंड डैमेज फंड क्या है, फिर इसका इंपॉर्टेंस हम देखेंगे। ठीक है, तो लॉस एंड डैमेज फंड क्या है, विकासशील देशों को जलवायु जनित नुकसान की भरपाई के लिए सहायता पहली बार इसे COP27 में स्वीकृति मिली, है ना। तो COP27 में जो है आपके लॉस एंड डैमेज फंड को जो है लाया गया। ठीक है, तो ये जो है आपके PYQ में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो कब आया, COP27 में। ठीक है, अब इसका महत्व देखते हैं कि भारत के लिए इसका क्या महत्व है। तो भारत के लिए इसके महत्व की हम बात करते हैं कि भारत में क्या अत्यधिक जलवायु घटनाएं होती हैं जिसमें देखते हैं बाढ़, चक्रवात, सूखा, हीट वेव में वृद्धि, है ना। तो इससे अधिक हमारी जो है आर्थिक क्षति होती है ना। आर्थिक नुकसान में हमारा अवसंरचना, खेती, आजीविका, है ना, मानव जनजीवन सभी को जो है भारी नुकसान होता है। और हमारे पास वित्त का जो है अभाव है ना। एडाप्टेशन हेतु या अनुकूलन के हेतु धन का अभाव है। हाँ, तो जस्ट ट्रांजिशन की दिशा में मदद मिलेगा इससे। ठीक है, तो ये जो है भारत के लिए इसका महत्व है कि लॉस एंड डैमेज फंड, क्योंकि भारत में क्या है कि बहुत से जो है घटनाएं जो कह सकते हैं कि जलवायु घटनाएं हैं, है ना, होती रहती हैं, है ना, या विभिन्न प्रकार के जो है हमारे देश में जो है डिजास्टर आते रहते हैं, बाढ़ के रूप में, चक्रवात के रूप में, सूखा के रूप में, हीट वेव के रूप में। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि बहुत से आम जनजीवन को प्रभावित होता है ना। तो इससे जो है लॉस एंड डैमेज फंड जो है हमारे लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। ठीक है, तो इससे क्या है कि भारत को जो है अत्यधिक जो है क्या इसको भरपाई हो सकता है ना। विकासशील देशों को जलवायु जनित नुकसान की भरपाई के लिए सहायता दे सकता है। ठीक है, चुनौतियाँ देखते हैं। चुनौतियाँ क्या है इसका कि सबसे पहले कि फंड की वास्तविक उपलब्धता की कमी है, योगदान को लेकर विकसित देशों की अनिश्चितता बनी हुई है, राशि वितरण में पारदर्शिता की कमी है ना। तो ये चुनौतियाँ क्या है कि पहली बात तो फंड की उपलब्धता उतनी नहीं है, और
सभी देश जो है एक मत नहीं है इसको लेकर, है ना। तो उनके बीच में आपसी जो है कहीं न कहीं अनिश्चितता बनी हुई है विकसित देशों को और विकासशील देशों में। और राशि वितरण में जो है उसमें पारदर्शिता की कमी है, ठीक है। तो ये चुनौतियाँ हैं। तो इस तरह हमारा देखिए, हमको जो है जो आंसर हमारा होता है लगभग 200 से 250 के बीच में हम लिखते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमको पॉइंट टू पॉइंट और हेडिंग वाइज और शब्द सीमा होता है और टाइम मैनेजमेंट को ध्यान रखते हुए अगर हम इस तरह की 1-2 लाइन में हेडिंग लिखते हैं, फिर उसके बाद इसका हम जो है बेसिक जो बता देंगे कि लॉस एंड डैमेज फंड क्या है, फिर उसके बाद इम्पोर्टेंस पे आएंगे और इसको हम हेडिंग वाइज जो है इस तरह बना सकते हैं कि भारत में क्या है कि अत्यधिक जो है कह सकते हैं आपदाएं आती रहती हैं, है ना, जो वो होता रहता है और यहाँ पे आर्थिक नुकसान जो है इसकी वजह से होता है, ठीक है। और एक विकासशील देश है भारत, है ना, विकासशील देश है और साथ ही साथ काफ़ी विस्तृत क्षेत्र इसका है, हाँ, जहाँ पे अलग अलग प्रकार की जो है भौगोलिक दशाएं हैं, ठीक है। तो इस प्रकार जो है और वित्त की भी कमी है, तो इस प्रकार जो है भारत के लिए इसका इम्पोर्टेंस है ना। और ये जो है वित्त में सहायता या नुकसान की भरपाई में मदद कर सकता है हमारे लिए, है ना। फिर चुनौतियाँ क्या है कि वास्तविक फंड की कमी है, योगदान को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। तो इसके लिए निष्कर्ष हम लिखेंगे कि फिर बाद में कि भारत जैसे देशों के लिए यह फंड सिर्फ आर्थिक सहयोग नहीं बल्कि जलवायु न्याय का माध्यम है। प्रभावी क्रियान्वयन और अस्थायी वित्तीय सहयोग से यह तंत्र अधिक उपयोगी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह हम निष्कर्ष लिखेंगे, है ना। तो ये हमारा अप्रोच होगा आंसर राइटिंग का। अगला हम प्रश्न देखते हैं हमारा, भारत में साइबर अपराध के संदर्भ में साइबर हाइजीन, ठीक है, साइबर हाइजीन और डिजिटल अवेयरनेस की क्या भूमिका है, ठीक है। अब देखिए इसका शुरुआत कैसे हम करेंगे। इंट्रो में क्या लिखेंगे कि डिजिटल लेन देन, एआई, इंटरनेट उपयोग की वृद्धि के साथ साइबर अपराध भी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, ठीक है। इसके अब कारण की बात करेंगे, ठीक है, मुख्य भाग में, मेन बॉडी में, कि डिजिटल साक्षरता की कमी है, ठीक है। साइबर अपराध क्यों बढ़ रहे हैं, इसके कारण क्या है कि डिजिटल साक्षरता की कमी है, फिशिंग, ओटीपी फ्रॉड, ओपीआई स्कैम इससे बढ़ गया है, सोशल इंजीनियरिंग का बढ़ता खतरा, है ना, और डिजिटल का कहीं न कहीं विस्तार हो रहा है ना, और डिजिटल साक्षरता की कमी है। तो इस प्रकार जो है साइबर अपराध बढ़ रहे हैं, डिजिटल लेन देन को बढ़ावा हो रहा है, एआई और इंटरनेट तकनीक को बढ़ावा मिल रहा है ना। तो इसके अगर हम कारण की बात करें तो कारण इस तरह भी हम लिख सकते हैं कि साइबर अपराध क्यों बढ़ रहे हैं, है ना। एक तो डिजिटल लेन देन बढ़ा हुआ है, सोशल मीडिया का अधिक विस्तार हुआ है ना, डिजिटल लेन देन का विस्तार हुआ है, इंटरनेट उपयोग में वृद्धि हुई है, डिजिटल अवेयरनेस की कमी है, हाँ, डिजिटल साक्षरता की कमी है। तो इस तरह हम कारण को लिख देंगे क्यों जो है साइबर अपराध बढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि साइबर हाइजीन का क्या महत्व है, ठीक है, साइबर हाइजीन का क्या महत्व हमारे लिए है, ठीक है। हेडिंग इस तरह डालेंगे कि मजबूत पासवर्ड, 2FA के उपयोग, है ना, संदिग्ध लिंक न खोलना, पब्लिक वाईफाई से वित्तीय गतिविधि न करना, है ना। तो साइबर हाइजीन का मतलब होता है कि कैसे हम जो है इससे बच सकते हैं, क्या जो है उपाय होना चाहिए, है ना। तो जो संदिग्ध लिंक है उनको, जैसे जो आ जाते हैं हमारे सोशल मीडिया के द्वारा, कभी व्हाट्सएप के, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से कुछ लिंक आ जाते हैं, तो डायरेक्ट उसको ओपन नहीं कर लेना है, ठीक है। कोई लिंक अगर हमारे पास आ रहा है ना, तो उसको हमको डायरेक्ट ओपन नहीं करना है। और पासवर्ड जो होना चाहिए हमारा मजबूत होना चाहिए, है ना, उसमें जो है कैपिटल, स्मॉल और जो आपका न्यूमेरिक वैल्यू है सब प्रयोग करें, जैसे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बने आपका। और जो पब्लिक वाईफाई होती हैं उनसे जो है वित्तीय जो हम लेन देन करते हैं उसका उपयोग न करें, जो है वित्तीय लेन देन के लिए पब्लिक वाईफाई का, है ना। तो इस तरह हम कहीं कहीं साइबर हाइजीन जो है, इसी को है साइबर हाइजीन कहते हैं। इससे जो है कहीं न कहीं साइबर अपराध से हम बच सकते हैं, है ना, साइबर। और फिर आते हैं कि डिजिटल जागरूकता क्या है ना। डिजिटल जागरूकता है कि स्कूल में, कॉलेजों में, विभिन्न प्रकार के जो सरकारी और प्राइवेट संस्थान हैं वहाँ पे साइबर, है ना, साइबर से रिलेटेड या डिजिटल अवेयरनेस को बढ़ावा देगी, साइबर सुरक्षा संबंधी शिक्षा देना चाहिए। सरकार की जो पहल है कि साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल इसके खोले गए हैं सरकार के द्वारा, जो है ना, डिजिटल जागरूकता को बढ़ाने के लिए नागरिकों की जो है भूमिका को बढ़ावा दिया जाए, है ना। तो डिजिटल जागरूकता कैसे लाया जा सकता है। पहली बात तो स्कूल और कॉलेजों में, जो सरकारी संस्थान है, जो प्राइवेट संस्थान है, जो विद्यालय है, जो भी संस्थान, वहाँ डिजिटल अवेयरनेस को जो है बढ़ावा दिया जाए, है ना, डिजिटल अवेयरनेस लाया जाए, डिजिटल जो है एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाए, है ना। और सरकार के माध्यम से जो है कहीं न कहीं
सरकारी नीतियों के माध्यम से जो साइबर अपराध बढ़ रहे हैं उस पे जो है कानून जो है कानूनी तौर पे कार्रवाई किया जाए, है ना, और अपराध को रोकने के लिए उन्हें दंडित और जो है किया जाए। जिससे क्या है कि जो अपराधी हैं, साइबर अपराधी हैं, उनको भी डर का माहौल होगा, है ना। तो कड़े से कड़े कानून बनाया जाए, नागरिकों को जिम्मेदारी सौंपा जाए। इस तरह क्या है कि डिजिटल जागरूकता के माध्यम से साइबर अपराध को कम किया जा सकता है, ठीक है। तो ये हमारा जो है जो प्रश्न की डिमांड है कि भारत में साइबर अपराध बढ़ने के संदर्भ में साइबर हाइजीन और डिजिटल अवेयरनेस की क्या भूमिका हो सकता है ना। जो साइबर अपराध हो रहे हैं उसमें साइबर हाइजीन और डिजिटल अवेयरनेस की क्या भूमिका हो सकती है ना। तो साइबर अपराध को हम लोगों ने देख लिया कि डिजिटल लेन देन या इंटरनेट के उपयोग की वृद्धि के साथ साइबर अपराध बढ़ रहा है। इसके कारण क्या है कि डिजिटल की साक्षरता की कमी है ना। फिशिंग, OTP फ्रॉड, OPI स्कैम, सोशल इंजीनियरिंग का बढ़ता खतरा, है ना। और सरकारी कहीं न कहीं जो आपके गवर्नमेंट की पॉलिसी है या कानून है उतने जो है कर रहे हैं सक्रिय नहीं है, उतने कठोर नहीं है ना। तो कहीं इनकी तकनीकी का अभाव इन सब की वजह से जो है साइबर अपराध बढ़ रहा है। साइबर हाइजीन की महत्व है कि इसमें मजबूत पासवर्ड किया जाए, संदिग्ध लिंक को ना खोला जाए, पब्लिक वाईफाई जागरूकता बढ़ाया जाए, ठीक है। और स्कूल कॉलेजों में इस तरह क्या है कि इसके माध्यम से हम साइबर जो है अपराध को रोक सकते हैं। निष्कर्ष के तौर पर हम देखें कि साइबर केवल तकनीकी ही नहीं बल्कि सामाजिक जागरूकता का विषय है। डिजिटल इंडिया को सुरक्षित रखने के लिए साइबर हाइजीन को प्राथमिकता देना आवश्यक है ना। अगर डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देना है तो इसके लिए साइबर हाइजीन को जो है प्राथमिकता देना होगा, डिजिटल जागरूकता को बढ़ावा देना होगा, है ना। और सरकार की जो है सक्रिय सहभागिता बढ़ानी होगी, है ना। सरकारी नीतियों और जो है कानूनों के माध्यम से कहीं न कहीं कठोर करना होगा, साइबर अपराधी को दंडित करना होगा। तो इससे कहीं न कहीं हम डिजिटल इंडिया को बढ़ावा दे सकते हैं, ठीक है। अब आइए अगला हमारा जो प्रश्न है कि भारत में कृषि उत्पादकता बढ़ाने में मिलेट्स मिशन जो है ना, और MSP की क्या भूमिका है कि जो एग्रीकल्चर है उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में मिलेट्स मिशन और MSP की क्या भूमिका हो सकती है। तो भारत में जलवायु सुरक्षित कृषि को बढ़ावा देने हेतु मिलेट्स और MSP दोनों महत्वपूर्ण उपकरण है हमारे लिए, है ना। कि भारत में अगर हम देखें तो भारत की जो भौगोलिक और जलवायु दशाएं हैं वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग है। और इसके लिए जो है कह सकते हैं कि अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में अलग अलग जो है यहाँ के एग्रीकल्चर पैटर्न देखने को मिलता है। इसके लिए हमें कुछ क्षेत्र जैसे वर्षा अधिक होती है, कुछ में वर्षा विहीन है ना। तो इससे क्या है कि जो हमारे मोटे अनाज है जो वर्षा विहीन क्षेत्र हैं, जहाँ पे कुछ जो है कह सकते हैं कि सूखे क्षेत्र हैं, या कह सकते हैं कि जो थोड़ा पठारी और पहाड़ी क्षेत्र हैं, तो वहाँ मिलेट्स की जो है अच्छी खेती की जा सकती है। और MSP जो है कुछ फसलों तक सीमित है, ठीक है। तो MSP का विस्तार किया जाए तो है ना, ये जो है कहीं न कहीं एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा देंगे। आइए हम लोग देखते हैं मुख्य भाग क्या है, मिलेट्स मिशन क्या है, इसका क्या महत्व हो सकता है हमारे लिए। तो कम पानी में उगने वाला अनाज है, पोषण में समृद्ध है, जलवायु परिवर्तन की अनुकूल फसल है, ठीक है। तो इसका इम्पोर्टेंस क्या है हमारे लिए, है ना। अगर हम इसके महत्व की बात करें, है ना, तो इसके महत्व को हम इस तरह पॉइंट वाइज हेडिंग में लिख सकते हैं कि पहली बात तो एक तो पानी की जो है आवश्यकता कम पड़ती है इसको, और पोषण में जो है समृद्ध है, ठीक। और दूसरा जलवायु परिवर्तन के अनुकूल है ये, ठीक है। ये जलवायु परिवर्तन के अनुकूल है, ठीक है। और कृषकों के लिए आय का स्रोत भी है ना। और इस तरह महत्व जो है हम लिख सकते हैं कि आर्थिक विकास में, है ना, आर्थिक विकास में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। फिर इसका जो है एग्रीकल्चर के कृषक के आय में वृद्धि होगी इससे, है ना। तो इसका महत्व जो है इस तरह अगर लिखना होगा हमें, कृषक की आय में वृद्धि होगा, GDP में वृद्धि होगा, है ना। कहीं न कहीं निर्यात में कमी होगी, निर्यात में वृद्धि होगी, है ना, आयात में कमी आएगी, है ना, ठीक है। तो इस तरह जो है, और एग्रो जो है आपका जो इंडस्ट्री है उसको बढ़ावा मिलेगा, है ना, जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री उसको बढ़ावा। तो इस तरह हम महत्व जो है लिख सकते हैं, ठीक है, कि मिलेट्स का क्या महत्व हमारे लिए। फिर आइए MSP को जो है क्या भूमिका है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में, ठीक है। एक तो किसानों को न्यूनतम आय सुरक्षित होगा, है ना, क्योंकि MSP क्या है कि सरकार जो है एक न्यूनतम जो है मानक तय कर देती है किसी कृषक, मतलब कि जो भी अनाज होते हैं तो उससे नीचे जो है उनको जो है नहीं बेचना पड़ता है ना। इससे क्या है कि किसानों की जो लाभ है वो उनको मिलता है और उनका जो है आय सुरक्षित होता है।
और बाज़ार मूल्य में गिरावट अगर हो रहा है तो उससे भी उनको सुरक्षित मिलता है ना। और साथ ही साथ इससे मिलेट्स के उत्पादन में भी वृद्धि होगी, है ना। तो एमएसपी का ये योगदान है कि सरकार क्या है, एक न्यूनतम समर्थन मूल्य है जिसके माध्यम से क्या है, जो कृषक है उसका आय जो है सुरक्षित होता है ना। और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को बढ़ावा मिलता है, विविधीकरण को, है ना। जब क्योंकि जब अलग अलग जो है फसलों पे दिया जाएगा तो इससे एग्रीकल्चर जो है डाइवर्सिटी बढ़ेगा, क्योंकि अगर कुछ फसलों तक ही सीमित होता है तो कहीं न कहीं मोनोकल्चर जो है बढ़ावा मिलता है, इससे विविधीकरण बढ़ेगा, किसानों की आय बढ़ेगी, है ना। और जो सूखा क्षेत्र है वहाँ पे सूखा जो कृषि है ना, उनको बढ़ावा मिलेगा, है ना। तो उस तरह अनुकूल जो है कह सकते हैं, भौगोलिक और जलवायु अनुकूल दशाओं में जिस प्रकार की ज़रूरत है उस प्रकार की वहाँ पे खेती की जाएगी, जिससे क्या है कि जो आपका पर्यावरण है उसको, जैसे आप देखते हैं कि जब कुछ ही फसलों के, जैसे आपका धान चावल है, आपका गेहूँ है, जब कुछ फसलों को ही सीमित होता है तो किसान अधिक से अधिक उन्हीं फसलों को जो है उत्पादन करना चाहता है। इससे क्या है कि कुछ क्षेत्रों में जो है वहाँ का कि जो जल स्तर है घट जाता है, जल के अधिक प्रयोग के से, है ना। और अधिक जो है उर्वरकों को प्रयोग से वहाँ पे पॉल्यूशन की भी समस्याएं आ जाती हैं, जल जनित जो है बीमारियां बढ़ जाती हैं, है ना। और कहीं न कहीं फिर आपका जो मृदा है उसकी भी उत्पादकता में कमी आ जाती है ना। तो इसके माध्यम से हम मृदा की उत्पादकता को भी सुरक्षित रख सकते हैं, इन्वायरमेंट को भी सुरक्षित रख सकते हैं, कृषकों की आय को भी वृद्धि कर सकते हैं, और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी और कहीं न कहीं एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन को बढ़ावा मिलेगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, जीडीपी को बढ़ावा मिलेगा, है ना। और आयात में कमी, निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। तो इस तरह कहीं न कहीं इसकी जो है एमएसपी की और मिलेट्स का जो है भूमिका है आपके जो है कृषि उत्पादन में, है ना। तो इस तरह हम इसका वो लिखेंगे। अब चुनौती क्या है? चुनौती है कि मिलेट्स की प्रोसेसिंग और मार्केटिंग की कमी है। अभी भी सरकार के जो द्वारा या कुछ प्राइवेट प्लेयर हैं कुछ ही क्षेत्रों में सीमित हैं, जिससे कहीं प्रोसेसिंग और कहीं न कहीं मार्केटिंग की कमी है, डिमांड की कमी है ना। वैश्विक स्तर पर जो है प्रतिस्पर्धा जो है में अभी नहीं है, और किसानों में अभी सीमित जागरूकता है। वो केवल कुछ फसलों को अभी भी उनका माइंडसेट है, उन्हीं को खेती करते हैं, है ना। उनकी जागरूकता की कमी है, इसके विषय में जागरूक नहीं है कि इसका क्या लाभ है और किससे इससे अधिक क्या लाभ मिल सकता है उनको। और एमएसपी के सीमित राज्यों को लाभ है और कुछ ही फसलों तक सीमित है ना। तो ये चुनौतियाँ हैं। चुनौतियों में हम इस तरह लिख सकते हैं कि क्या चुनौतियाँ हमारे पास है। चुनौतियों में एक तो एमएसपी का जो है कुछ फसलों तक है ना, कुछ फसलों तक कुछ क्षेत्रों में है, किसानों की जागरूकता की कमी है ना, प्रोसेसिंग की कमी है ना, मार्केटिंग की कमी है। तो इस तरह चुनौतियों हम लिख सकते हैं। निवेश की कमी है ना। तो और सरकार के द्वारा जो है कृषक को जो है बाज़ार मुहैया कराने में कहीं न कहीं है ना, यातायात लागत जो है बाज़ार तक अधिक हो जाती है। तो इस तरह कहीं न कहीं ये चुनौतियाँ हैं जिसकी वजह से एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी में कमी आ रही है। और अब निष्कर्ष हम देखते हैं कि मिलेट्स और एमएसपी दोनों मिलकर कृषि को अधिक टिकाऊ, किसान केंद्रित बना सकते हैं। इनके लिए लॉजिस्टिक और मार्केट सपोर्ट आवश्यक है ना। तो इस तरह हम लोगों ने 3 टॉपिक को जो है डिटेल में डिस्कस किया है क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में। अब आगे हम लोग चलते हैं, डिस्कस करेंगे इसी से रिलेटेड जो है 5 एमसीक्यू यूपीएससी और स्टेट पीसीएस लेवल के। देखते हैं कि लॉस एंड डैमेज फंड है किस सम्मेलन में जो है औपचारिक रूप से स्वीकृत किया गया। तो COP25, COP26, COP27, COP28। तो अभी हम लोगों ने देखा कि जो लॉस एंड डैमेज फंड है ये आपके COP27 में जो है लाया गया, है ना। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। अगला है कि कौन सा साइबर हाइजीन का हिस्सा नहीं है। 2FA, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना, हर लिंक पर क्लिक करना, एंटीवायरस अपडेट करना, है ना। तो अभी हम लोगों ने बताया साइबर हाइजीन का क्या मतलब होता है कि पासवर्ड आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, है ना, और 2FA का प्रयोग किया जाए, और एंटीवायरस से अपडेट हमेशा रखना चाहिए, और हर लिंक पे जो है क्लिक नहीं करना चाहिए, है ना। तो एक कौन सा हिस्सा नहीं है, तो आपका ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है। ये अगला क्या है? हाँ, तीसरा हमारा है कि सर्टिन का मुख्य क्या, सर्टिन जो सरकार के द्वारा है इसका मुख्य कार्य क्या है। ठीक है, आइए ऑप्शन देखते हैं कि आपदा प्रबंधन में,
साइबर सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया में, जलवायु अनुकूलन में, तो एमएसपी के निर्धारण में। तो अभी हम लोगों ने देखा सर्टीन जो है सरकार के द्वारा साइबर अपराध को रोकने के लिए, साइबर सिक्योरिटी के लिए जो है ये जो है लाया गया है ना। तो ये साइबर सुरक्षा से संबंधित है। मिलेट्स को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो मिलेट्स को सुपर राइस, सुपर फूड्स, न्यूट्री सीरियल्स या बायो सीरियल्स, है ना। तो मिलेट्स को हम क्या कहते हैं? इसको न्यूट्री सीरियल्स के नाम से जानते हैं, है ना। तो भाई अगला प्रश्न हम देखते हैं कि एमएसपी जो है किस संस्था की सिफारिश पर घोषित किया जाता है? ए नाबार्ड, बी एफएसएसआई, सी सीएसीपी, डी नीति आयोग, है ना। तो जो एमएसपी है वह आपका सीएसीपी के द्वारा जो है ये सिफारिश किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह हम लोगों ने जो है 3 जो है मेंस के टॉपिक डिस्कस किए, उसी से रिलेटेड हम लोगों ने जो है एमसीक्यू डिस्कस किए। तो इस तरह हमारा डेली का पढ़ने का अप्रोच होगा और इस तरह हम प्री और मेंस को साथ लेके चलेंगे और जो भी हमारे करंट में टॉपिक होते हैं वो कहीं न कहीं जो है एक के बाद एक जो है वो कहीं न कहीं रिपीट होते रहते हैं। इस तरह हमारा जो स्टैटिक और डायनेमिक दोनों पोर्शन कवर हो जाएगा। और इस तरह अगर हमारा ये प्रयास आपको बेहतर लग रहा हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर कुछ सुझाव आप देना चाहें तो कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।